नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 28 फरवरी, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर मुस्लिम देशों का बड़ा बयान। यहाँ 57 मुस्लिम देशों ने जताई है चिंता, बताया है इसे खतरे की घंटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में दिल्ली यूएन ने कहा मुस्लिमों पर हमले के दौरान पुलिस की निष्क्रियता चिंतित करने वाली है, राजनेता जल्द से जल्द रोके हिंसा। जी हाँ, यूएन ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसी के साथ 10 बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उन 5 सीटों पर हुए हैं भयंकर दंगे। सब कुछ खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं और आप इस दंगे को जायज नहीं मानते हैं, इस दंगे का विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दी कि दिल्ली हिंसा को लेकर मुस्लिम देशों का ऐलान, और इसे बताया खतरे की घंटी। जी हां, 57 मुस्लिम देशों ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल मुस्लिम देशों के संगठन बड़े वैश्विक मंच इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने गुरुवार को दिल्ली में हुई हिंसा पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए हिंसा की निंदा की है। OIC ने ट्वीट किया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हालिया हिंसा में तमाम मौतें हुई हैं और मासूम लोग जख्मी हुए हैं, जो कि खतरे की घंटी है। नई दिल्ली में हुई हिंसा में मुस्लिमों की संपत्ति और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। संगठन ने कहा है कि इस घृणित कृत्यों के पीड़ित के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। OIC ने #इंडिया मुस्लिम इन डेंजर, इंडियन मुस्लिम इन डेंजर नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कराया। इसके इस्तेमाल से भारतीय प्रशासन से मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काने और साजिश रचने वाले लोगों को सजा दिलाकर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। OIC ने यह भी कहा है कि भारतीय प्रशासन अपने मुस्लिम नागरिकों और देश भर में इस्लाम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा करे। इसी के साथ OIC के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि संगठन का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है, चुनिंदा और गुमराह करने वाला है। जमीनी तौर पर हालात सामान्य करने और विश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे संगठनों से अपील करते हैं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान न जारी करें। लेकिन जिस तरीके से OIC 57 मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, ऐसे में माना जा रहा है कि अगर यूं ही इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ बड़ा कदम उठाया भी जा सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूएन ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। जी हाँ, कहा है मुस्लिमों पर हमले की निंदा करते हुए कहा है कि सक्रियता नहीं दिखाई गई है पुलिस द्वारा, राजनेता जल्द से जल्द रोके हिंसा। दरअसल राकपा ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली में गुजरात मॉडल की पुनरावृत्ति की गई है, जहां CAA को लेकर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की भी मांग की है। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री की है। महाराष्ट्र के मंत्री और राकपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने जांच की मांग की है और गृह मंत्री शाह की उन्होंने इस्तीफा तत्काल मांगा है। इसी के साथ यूएन ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हुई हिंसा पर नाराजगी जताई है। गुटेरेस ने प्रवक्ता स्टीफन डुइजिस ने हेली ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए कि किसी भी तरीके की दंगे की हिंसा ना हो। अगर किसी इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो रहा है तो उस इलाके में पहले बात तो पुलिस प्रशासन को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन वाले लोगों को जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि समर्थन और विरोध का सामना और टकराहट होगी तो टकराहट और दंगे की आग भड़क सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से निष्क्रियता ये दिखाती है कि दंगे दिल्ली में भड़के गए हैं। तो इस तरीके से यूएन ने कड़ी नाराजगी जताई है और जल्द से जल्द इससे निपटने की नेताओं को सलाह दी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। CM केजरीवाल का हिंसा पीड़ितों की मुआवजों के ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। जी हाँ, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। राहत राशि का ऐलान करते हुए दिल्ली सरकार के खुफिया मुखिया केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के फरिश्ते स्कीम के तहत सभी घायलों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इससे कई घायलों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिन्होंने पिछले दिनों हुई हिंसा में अपना सब कुछ गंवा दिया है, उनके परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ दिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि हिंसक भीड़ ने जिस तरीके से जहां पे बड़ी मात्रा में उपद्रव किया है, उन वहां पर मुआवजा राशि के साथ साथ उन दुकान जलाने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। हिंसा में गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, जबकि दुकान जलने पर पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल ने हर एक तबके को
हाँ देखते हुए एक बड़ा ऐलान, एक अच्छा ऐलान किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा का पॉलिटिक्स कनेक्शन। जी हाँ, राजधानी की जिन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती उनमें से 5 सीटों पर हुए हैं भयंकर हादसे, दंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 3 दिन की हिंसा में करीब 3 दर्जन लोग मारे गए हैं। हिंसा में अपने आपों को खोने वाले की जड़ नेताओं की राजनीति देख रहे हैं। राहुल सोलंकी के पिता हरीश सिंह सोलंकी ने साफ किया कि कपिल मिश्र आग लगा रहा है, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई नहीं की गई है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के पिता ने भी कहा है कि सब पॉलिटिकल बना दिया गया है। आपके पार्षद ताहिर हुसैन की भी घर की छत पर पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि पाए जाने के बाद आरोप के घेरे में है। हिंसा की ज्यादातर घटनाएं इन्हीं इलाकों के सामने आई हैं, जहां से हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा ने दिल्ली की 70 सीटों में 8 सीटें जीती हैं। इनमें से 5 सीटें उत्तरी पूर्वी दिल्ली की है। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली से ही सांसद हैं। दंगे के दौरान हथियारबंद भीड़ ने जाफराबाद, मौजपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलीपुर, यमुना विहार और भजनपुरा में लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाया है, और ये सब पूरे के पूरे भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अल्पसंख्यक के तौर पर देखी जाती थी, मतलब अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक थी, और यहाँ पर भी जबरदस्त दंगे कराए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में एसआईटी की जांच, क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी गठन। जी हाँ, आपको बता दें कि रविवार से उत्तरी पूर्वी दिल्ली में होगी हिंसा थम चुकी है, लेकिन इस बीच सरकार ने इसको एसआईटी जाँच कराने का ऐलान कर दिया गया है और अब क्राइम ब्रांच इसकी जाँच करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि इस जाँच में क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी या फिर केवल एक तरफा ही जांच होगी और केवल एक खास विशेष समुदाय को, लोगों को ही टारगेट करके इस जांच में प्रभावित किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, देश में संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली में कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बोले बापू के देश में गोली मारने के आदेश हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महारैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्रे ने कहा है कि हम लोग हमें बांटकर सत्ता में चाहते हैं, हम आज़ादी की दूसरी जंग लड़ रहे हैं, एक दिन की लड़ाई में हम जंग नहीं जीत सकते हैं, देश के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आज हम प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं तो घर लौटने का यकीन नहीं होता है। आज कोई मरता है तो ये पूछने की कौन मरा है, हिंदू या फिर मुसलमान, कहाँ गई है हमारी इंसानियत। बापू के अहिंसा के देश में गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। बापू को भी सीने में गोली मारी गई थी। कन्हैया कुमार ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीए एनआरसी एनपीआर के विरोध में रैली में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा दिल्ली में दंगा होता रहा, सरकार मूक दर्शक बनी रही। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पार्टी के अन्य नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में दंगे होते रहे और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रही। हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पर आम आदमी पार्टी की सफाई। बोली कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कपिल मिश्रा ने जब ऐसा बयान दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। जी हाँ, दरअसल आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और सोशल मीडिया में ताहिर हुसैन के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कल आम आदमी पार्टी ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया, उसको लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता अगर किसी भी तरीके की हिंसा में शामिल है तो उसको दोगुनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं को जिस तरीके से जहर घोले हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या फिर इसी तरीके से एक तरफा कार्रवाई होती रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि ताहिर हुसैन मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल उस समय जब ये पूरी तरीके से निराधार बातें हैं और हमने स्वयं पुलिस प्रशासन को वो घर हैंड ओवर कर दिया था, दंगाई हमारे घर के नीचे स्वयं आगजनी कर रहे थे, ऐसा किसी भी तरीके की उन्होंने हत्या से इनकार किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरुओं को कमलनाथ का तोहफा, इमामों को अब बढ़ाया मानदेय। जी हां, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरुओं को बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश की मस्जिदों के इमाम और मोजम्मिन के मानदेय को बढ़ाया जाएगा। जहां एक और कांग्रेस सरकार ने इसे घोषणा का वादा पूरा बताया है तो वहीं बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। कमलनाथ सरकार के ऐलान के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश की मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। आज तक से खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को मैंने प्रस्ताव दिया कि इमाम के मानदेय को 2200 से बढ़ाकर 5000 किया जाए, मुअज्जिनों के मानदेय को बढ़ाकर 1900 से 4500 रुपए किया जाए।
जो कि अब लिखित में आदेश जारी हो गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि तेजस्वी संग नीतीश ने की एनआरसी पर चर्चा, बीजेपी को रखा दूर। संबोधन में भी लालू मनमोहन सिंह का नाम, इशारा कुछ और तो नहीं। जी हाँ, दरअसल बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल रही है और इस बीच नए समीकरण देखते हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक नई जोड़ी तैयार हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन होती दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि बिहार भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है, केमिस्ट्री बनती है, तो फिर एक बार तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार का भरोसा करना तेजस्वी यादव के लिए कितना सही होगा, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा करना चाहिए या फिर ऐसे पलटू लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चलते हैं अगली बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आला कमान ने किया तलब, प्रियंका और सोनिया गांधी से मिले। जी हाँ, पूर्व क्रिकेटर पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में तलब किया। इसके बाद वो दिल्ली की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। सिद्धू के अनुसार दोनों नेताओं से उनकी पंजाब की वर्तमान हालात पर चर्चा हुई है। इस दौरान राजनीतिक सरगर्मी भी देखने को मिली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया, लेकिन हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नहीं लागू होगा। राज्य सरकार ने भले ही ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दी हो, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की न्यायपालिका में इसे संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन सरकार पर आर्थिक कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण पर भी अदालतों को लागू नहीं करेगा। इस तरीके की बात कही। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पास। जी हाँ, बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी। गुरुवार को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया है। जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग राजद लगातार उठाते रही है। लालू प्रसाद जातीय आधार पर जनगणना को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार भी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि जातीय आधारित जनगणना की जरूरत महसूस हो रही है। इसके अलावा बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों के एजेंडे में जातीय आधार जनगणना की बात की गई है, लेकिन सीएम नीतीश ने एक बार भी सभी दलों के मुद्दे को छीन लिया है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।